नमस्कार दोस्तों। आइए समझते हैं बांग्लादेश कैसे बना। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। उस शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं। देश की जनता के लिए यह कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स रिटाप्लिया करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान माई 71 वॉर की एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। लेकिन क्या कारण था? आखिर क्यों हुई ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आज़ादी चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश के पहले से। कॉलोनियल टाइम से पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका, इस पूरे एशिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनोमस किंगडम हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का रूल था, जिनके अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था। जो बंगाल का एरिया होता था स्पेसिफिकली, अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13 सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में अर्ली 13th सेंचुरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। बेसिकली कहा जाए, हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो कोएगिस थी और इंटरमिलियोलर, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। इसकी वजह से जो कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, वह काफी हद तक कंट्रोल में रहा। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है। और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर यह था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब यह था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहां पर कॉमन एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से। बस इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल है पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा। और ठीक उसी तरह बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब यह नहीं था कि इनके कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो दो हिस्सों को बांटा गया, वहां के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और ट्रेडिशनल करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम्स पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद यह थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो इन्फीरियर फील करते थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए काम किया करते थे। वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ देख रहे थे अपने फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए। ऑब्वियसली जब बंटवारा किया गया, पार्टीशन हुआ, तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें कई मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदू पाकिस्तान से इंडिया। इसी बीच बहुत से दंगे दंगे वायलेंस हुआ। कुछ 2 से 20 लाख डेथ्स किया गया। इस माइग्रेशन में एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो बिहार में रह रहे मुस्लिम्स थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम्स जो बिहार में रह रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारीज को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप आगे कहानी में देखें कि कैसे इन्हें माना जाता था कि बांग्लादेश के खिलाफ है, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। अभी के लिए पार्टीशन पर वापस आए, तो बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू था। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था। अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े, लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वह चाहते थे कि वह पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो इवेंचुअली पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना।
पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनके बीच सेपरेशन 50 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना, उसमें जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली में बंगाली का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगाली थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पखत, सिंधीज और बलोच थे। अब इवन दो बंगाली की पॉपुलेशन ज्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस थी जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस है, वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे, अब इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 1949 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक जैसे कि हुई थी। लेकिन फर्क यह था, पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पावर एक इंसान के हाथ में बहुत कंसंट्रेटेड थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से स्ट्रैंग एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। साल 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए थे ऑन अ डिवाइडेड इंडिया। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, तो लेजिस्लेटर्स को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जिनका देहांत आज़ादी के सिर्फ एक साल बाद हो जाता है। 1928 में उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत का ससने कर दिया जाता है और नजमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बाल बनाते हैं, जो कि एक पंजाबी थे। साल 1973 में पहला मिलिट्री को देखने को मिलता है। पाकिस्तान में जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं, अगले साल 1955 में इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में एंड इन इलेक्शन में ज्यादातर सीटें जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा, जो कि अपोजिशन पार्टीज की एक कोलेशन थी। इनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी थी आवामी लीग, जो कि एक ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके अंडर पहली बार होता है कि ईस्ट बंगाल की रिनेमिंग करी जाती है। ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाने लगता है। अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों, पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए, ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। परसेंट नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था। इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास, वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही थी। 1969 एंड 1970 में जो पर कैपिटा इनकम था वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान से 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा इशू यहाँ पर था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सही मायनों में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और यह भाषा उनकी राय में होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर सॉन्ग्स ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानी बंगाली में ही बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं सिर्फ वही उर्दू में बात करते हैं। आम जनता बंगाल में रह रही बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लियरली कहा था, पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई और भाषा नहीं होगी। लेट मी मेक इट। ये सब सुनकर बंगाल में रहने वाले लोग बड़े आउटरेज्ड हो गए। इवेंचर डू इम्पोजिशन की वजह से शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। 21 फरवरी 1958 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर ओपन फायर कर दिया। 5 लोग मारे गए और आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज द लैंग्वेज मार्टियर्स डे। बांग्लादेश में साल 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पांस में 2 साल बाद जाकर 1991 में बंगोली को फाइनली कहा गया कि एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं
1950 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया, लेकिन लोगों के अंदर जो फीलिंग थी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर वो और मजबूत बन चुकी थी। ऐसे इंसिडेंट्स ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। आने वाले सालों में साल 1959 याददाश्त बैटिस्ट में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है। ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए, और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। दो सेपरेट करेंसीज हो पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी है कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। यह सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है, देश के खिलाफ जाना हुआ। यह देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को, उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वह शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में टशेज और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेशन रचने के लिए एनबरबोथ सेडिशन का केस लगाया जाता है। इस केस को पॉपुलर बुलाया जाता है अगरतला कंस्पिरेशन केस। जनरल अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीब और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे कि वह एक आज़ाद बांग्लादेश बना पाए। अगरतला त्रिपुरा में है, अगर आप भूल गए हो तो अब इस पॉइंट ऑन ऑफ टाइम तक। शेख मुजीबुर रहमान बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे, बंगाली लोगों की आवाज़ थे। वो इस पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी, वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथ ही सर्जेंट झार उल्ला हाक, जब यह जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। यह सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है, मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हो। जनरल अयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं, और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहाँ पर याद रखिए कि जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वह अपने सक्सेसर को अपॉइंट्स करते हैं कि वह पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएंगे, और वो इलेक्शंस करवाई जाती हैं। साल 1970 में यह 1970 की इलेक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग इन इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 में से 7 सीट्स इनके पास जाती हैं। लेकिन शॉकिंग चीज यह थी कि इनमें से एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में ये नहीं जीतते। पाकिस्तान का लेजिस्लेचर थी, तो आवामी लीग ने 300 हाँ आम में से 167 जीती, यानी ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सीट जीत ली। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 8 सीट्स जीती, और इस पीपीपी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ये शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के, उनके बीच में दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो सीटें भी ज्यादा थीं। इसीलिए आवामी लीग को यहाँ पर विजेता माना जाता है। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीड्स हैं, उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जो पीपीपी के लीडर थे उस वक्त, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। लिटरली उनकी मर्जी के इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं है, तो इन इलेक्शंस को के रिजल्ट्स को खारिज कर दो। और जनरल याहिया खान एग्जैक्टली यही करते हैं।
8 मार्च 19 वेक्टर को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करी जाती है कि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं भाई खत्म समझो। इन्हें ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चलने लग रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी हुई? हमने वोट दिया, हमारी मर्जी की पार्टी जीती और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम इलेक्शंस को कैंसिल कर दोगे। उठाकर सड़कों पर फिर से भारी प्रोटेस्ट उतरते हैं और इस बारी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाहर निकलो, साइड में हमें आज़ादी दो, हम अपना अलग से देश बनाएं। यह फाउंडेशन है दोस्तों बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। इस पॉइंट तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस्लाम को एज अ यूनिफाइड नहीं देखते थे, बल्कि वह अपनी बंगाली एथनिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चाहते थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने जिसमें बंगाली एथनिक यहाँ पर मेन चीज हो। यहीं से ही ये कंट्री का नाम आया है बांग्लादेश, बंगाली लोगों का देश। 7 मार्च 1951 कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले। शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं रेस कोर्स के ग्राउंड पे। अब इस पॉइंट पर दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग थे और जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी लोग थे जिनका मेंशन मैंने वीडियो के शुरू में किया था, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि जो बिहार से उर्दू स्पीकिंग लोग आए थे उन्हें प्रो पाकिस्तान देखा जा रहा था, प्रो वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो उर्दू में बात करते थे और जनरली वो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते थे। तो कई अटैक्स देखने को मिले प्रोटेस्ट के बीच में बिहारी कम्युनिटीज के अगेंस्ट। और मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी इज एज एन एक्सक्यूज यूज करती है इंटरवेनर के लिए। पाकिस्तानी आर्मी कुछ प्रो पाकिस्तान बंगाली को अपने ऑपरेशंस के रिक्रूट करती है। यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा नहीं था कि हर कोई जो ईस्ट पाकिस्तान में था वह अपने लिए एक आज़ाद देश देखना चाहता था। स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जमात इस्लामी, उसके पॉलिटिकल लीडर्स और सपोर्टर्स एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया। 10 और 13 मार्च के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वह ढाका में फ्लाई करें। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को ले जाकर फ्लाई किया जा रहा है। वहां पर कौन है ये लोग? ये है पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेसेस पहन रखी हैं एक ऑपरेशन चलाने के लिए। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को अनऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जा रहा है, मतलब दिपा फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति वाहिनी गोरिल्ला ऑपरेशंस कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन आता है क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गोरिल्ला वॉरफेयर में। इसके रिस्पांस में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है। शांति वाहिनी बड़ा ही आयरन निक नाम है क्योंकि शांति वाहिनी ढेर सारे वॉर क्राइम्स करती है। हजारों सिविलियंस को मारा जाता है, औरतों पर अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्हें टारगेट करके मारा जाता है। टीचर्स, स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट, इन्हें बुद्धिजीवी भी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता है। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली ने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बंद कर दी है जो भी पाकिस्तान से आ रही हैं। 25 मार्च 1900 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आज़ादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, अब से हम बांग्लादेश हैं। इस डिक्लेरेशन को एक ट्रांसमिट के द्वारा किया गया था। ट्रांसमिशन को होने में कुछ घंटे का समय लगा था तो मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। इसी रीजन से दोस्तों आज के दिन 20 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 27 मार्च 1971 मेजर जियाउर रहमान इस डेक्ले को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आज़ाद देश है। इसी रात ढाका यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज पर हमला किया जाता है और एक ही रात के अंदर 1000 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा।
इस ऑपरेशन सर्च लाइट में 3,000 से ज्यादा बंगालियों का मैसेकर किया जाता है। एक हफ्ते के अंदर आधे लोग जो ढाका शहर में रह रहे थे वह शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो ऑपरेशंस को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्क एंड हैस यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। इस आर्टिकल के जरिए पहली बार बाकी दुनिया को पता चलता है कि यहाँ बांग्लादेश में एक्चुअली में होने क्या लग रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इससे मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने को। इस क्रैकडाउन के बाद आवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग गए थे। सेफ्टी के लिए 10 अप्रैल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एजाइल में। कोलकाता में शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और ताजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कन्फ्लिक्ट असर दिखता है इंडिया पर 1971 की जो एटम थी उस एक सीजन में 10 मिलियन। ये ज्यादा रेफरीज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया इंडिया में भागते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर सोचती हैं मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में हिस्सा लेकर इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल होगा एज कंपेयर टू इन 10 मिलियन रिफ्यूजीज की हम सहायता करने की कोशिश करें। हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सैम मैनेकशॉव को कहती हैं कि वह जंग की तैयारियां करें। ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो। जनरल सैम मैनेकशॉ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इनिशियली कि इतने कम टाइम में इंडिया प्रिपेयर्ड हो सकता है और इस जंग को जीत सकता है, तो वह नाउ अस्कायागे शुरू में रिजेक्ट कर दे देते हैं और ऑफर करते हैं रिजाइन करने को। लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आज़ादी देती हैं कि जब उन्हें ठीक लगे तभी ऑपरेशन किया जाए। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। जुलाई 1928 तक आते आते इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है। अब वो इसे बांग्लादेश करके पुकारती हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली। ये सिर्फ 3 दिसंबर 1978 को जाकर ही होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया के एयर फील्ड्स पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरविल कर सकता है और बांग्लादेश को आज़ाद करते में मदद कर सकता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही पहले उन पर पहले हमला कर दे। लेकिन ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी और मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज्यादा बेहतर बहुत होती है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया का रिस्पांस था कि वेस्ट पाकिस्तान में डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया की वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है। बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा था। तो यूएसए, चाइना और यूके एक्चुअली में सब सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएट सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विथड्रैवल कर ले। लेकिन सोवियत यूनियन वीटो कर देता है 2 बार और बंगाली इसके खिलाफ जो एट्रॉसिटी हो रही थी उन्हें ध्यान में रखकर बाद में जाकर यूके और फ्रांस भी वोट करने से एब्सटेंड कर देते हैं। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए। पाकिस्तान की मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। इस पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएट कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1970 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट एफ सरेंडर साइन किया जाता है। यावन 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं। इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था।
वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अगले साल 1973 में एक शिमला एग्रीमेंट साइन करी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन पाकिस्तान को यह करने के बदले क्या मिलता है? इंडिया प्रॉमिस करता है पाकिस्तान को कि जो 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उन्हें वापस पाकिस्तान रिलीज कर दिया जाएगा 5 महीने के अंदर अंदर। और जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इंडियन ट्रूप्स ने वेस्ट पाकिस्तान में कब्जा ली थी, उसे भी इंडिया वापस कर देगा। वेस्ट पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से दोस्तों जन्म होता है। एक नए देश का बांग्लादेश 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद 1977 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में याहिया खान की डिक्टेटरशिप कोलैप्स कर जाती है और भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को नया प्रेसिडेंट स्वन इन किया जाता है। शिमला एग्रीमेंट के अनुसार मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिलीज किया जाता है। वह ढाका लौटते हैं एक हीरो की तरह। 1977 में जब इलेक्शंस होती है बांग्लादेश में, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शंस जीतते हैं। अवामी लीग उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी में यहाँ इतनी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि बात क्या है दोस्तों, जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान सफर कर रहा था, कॉन्स्टेंटली मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, उसी प्रॉब्लम से कुछ हद तक बांग्लादेश भी अब सफर करने लगता है। मुजीबुर रहमान एक सेक्युलर आदमी थे जिन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया था। उन्होंने सार पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन कर दिया जो धर्म के आधार पर बनी थी पावर लेने के बाद। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को एसिनेट कर दिया जाता है। उनके पूरे परिवार के साथ सिर्फ उनकी 2 बेटियां जिंदा बचती हैं, जो उस वक्त जर्मनी में थी। 1974 में जनरल जियाह रहमान पावर पर कब्जा जमाते हैं और पब्लिक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी बांग्लादेश में भी एक मिलिट्री देखने को मिलता है। ये मिलिट्री को हीरोज की तरह पोर्ट्रे करते हैं। जमात इस्लामी पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया जाता है और अगले कई सालों तक बांग्लादेश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बना रहने की जगह एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बना रहता है। साल 2009 में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पावर में आती हैं और आज के दिन तक भी शेख हसीना ही पावर में है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।